हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है ये इनइक्वालिटी के विभिन्न आयामों को जो है यहाँ पे असेस करती है। जैसे ग्लोबल वेल्थ है, इनकम है, या फिर जेंडर के पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजिकल इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से जो इनइक्वालिटी है वो कहाँ कहाँ पे राइज हो रही है, कहाँ पे कम है, ये सारी चीज़ें इस वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। जहाँ तक इस रिपोर्ट का सवाल है, ये रिपोर्ट ऑथर की गई है जो कि को डायरेक्टर हैं लूकस चैंसल, को डायरेक्टर ऑफ वर्ड इनइक्वालिटी लैब। ये इसे पब्लिश करता है, वर्ड इनइक्वालिटी लैब। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके एक्सपर्ट्स हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर हैं, उनके रिसर्च इनपुट यहाँ पे हैं। पूरी ये जो रिपोर्ट है, जहाँ हमने बात की कि वेल्थ को लेके, इनकम को लेके, जेंडर पर्सपेक्टिव से इनइक्वालिटी को असेस कर रही है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे वेल्थ और इनकम, ये दो चीज़ें में थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं। देखिए, वेल्थ का मतलब है आपका जो वैल्यूबल पोजेशन है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कार है, शेयर है, स्टॉक हैं, जो भी आपके पास में वैल्यूबल पोजेशन है उसे हम वेल्थ कहते हैं। ये एक तरह का क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। इनकम एक तरह का फ्लो वेरिएबल है। आप कहीं काम कर रहे हैं तो जो भी वेजेस हैं, सैलरी है, कुछ आपने सेल किया, कोई सर्विस दी, तो वहाँ से कोई प्रॉफिट या जो भी आप अर्न कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनकम के अंदर आएंगी। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, वेल्थ और इनकम। आगे जब हम देखेंगे तो वेल्थ को लेके इनइक्वालिटी पे हमारे पास डेटा आएगा, इनकम को लेके इनइक्वालिटी पे डेटा आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ एक तरह का क्या है, वैल्यूबल पोजेशन से रिलेटेड है, स्टॉक वेरिएबल है। जबकि इनकम आपका इनकम रिलेटेड चीज़ है, फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। आपका क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज एक चल रहा है, जो डेली आप 4 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस के अंदर। ये सेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। इस लिंक पे फॉलो करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, ये जो इनइक्वालिटी की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि इनइक्वालिटी जो है ये उतनी ही है जो अर्ली 20th सेंचुरी में थी, जिस टाइम पे आपका इंपीरियलिज्म चल रहा था। काफ़ी सारे देश जो है कॉलोनी थे, गुलाम बने हुए थे। तो वहाँ पे जो इनइक्वालिटी का एक्सटेंट था, जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थी, लगभग उतनी ही इनइक्वालिटीज़ आज भी बनी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जहाँ तक ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो वेल्थ है, वेल्थ को लेके अगर हम इनइक्वालिटी को देखते हैं तो 2%, केवल 2% वेल्थ है किसके पास, पूरस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब जो बॉटम हाफ है, इसे हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। तो जो बॉटम हाफ है, ये ब्लू कलर में बॉटम हाफ है, इसके पास कितना परसेंट वेल्थ है, केवल और केवल 2%। मतलब 50% जो लोग हैं उनके पास 2% वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की। जबकि दूसरी तरफ ये जो रेड कलर है, ये है टॉप 10%। मतलब जो रिचेस्ट है 10%, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके पास जो वेल्थ है वो 76% है। तो ये एक्सटेंट है इनइक्वालिटी का एज फार एज वेल्थ इज कंसर्न। जबकि हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। बॉटम 50% जो है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है बॉटम 50%, इनके पास केवल और केवल 8.5% है, अगर हम शेयर ऑफ इनकम की बात करें। जबकि जो टॉप 10% है उनके पास 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे इनकम शेयर है। इसी को अगर हम रीज़न वाइज देखते हैं, इनइक्वालिटी को थोड़ा सा रीज़न के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो रीज़न है, यू हैव मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो रीज़न यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है इनकम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं शेयर ऑफ नेशनल को। तो ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है, लगभग 58% इनकम का शेयर किसके पास है, टॉप 10% लोगों के पास में 58% इनकम शेयर है। जहाँ तक हम बात करें इनइक्वालिटी कम कहाँ पे है, तो यूरोप के अंदर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 36% शेयर ही है टॉप 10% के पास में। और ये जो मिडिल ग्रुप है, मिडिल 40%, इनके पास इनकम का जो शेयर है ये ज़्यादा है। तो यूरोप के अंदर बेसिकली थोड़ा सा इनकम जो है वो कम है कंपैरिजन टू अदर एरियाज़। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा देखना है। अगर यहीं पे हम कंपैरिजन करते हैं इनकम के बाद में वेल्थ का कंपैरिजन करते हैं, वेल्थ का कंपैरिजन अगर यहाँ पे हम करेंगे तो वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी रीजन हैं, है ना, यूरोप को छोड़ दीजिए या फिर ईस्ट एशिया, इस तरफ से जितने भी रीजन है, लैटिन अमेरिका है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका है, या फिर सेंट्रल एशिया, सब सहारन अफ्रीका, या फिर हम बात करें एशिया की, तो जितने भी यहाँ पे रीजन हैं, वहाँ पे वेल्थ को लेके इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है।
आगे हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात की जाए तो ये जो रिपोर्ट है इंडिया को मेंशन करती है वेरी अनइक्वल, कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो टॉप 10% है वो 57% नेशनल इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो अभी हम नेशनल इनकम का शेयर देख रहे थे, तो इंडिया के अंदर क्या है, ये 57% है। तो ये ऑलमोस्ट जो रीज़न है, मीना जो रीज़न है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ये उसके आसपास हमें मिल रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से और जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उन्हें अगर हम देखते हैं, तो इंडिया जो है टॉप 10% के पास में 57% नेशनल इनकम है, जबकि 50% बॉटम 50%, मतलब जो पुअर कैटेगरी में है, बॉटम 50% की अगर हम बात करें, उनके पास केवल 13% शेयर है नेशनल इनकम का। अगर एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ की बात की जाए तो इंडिया के अंदर ये लगभग 10 लाख रुपीज़ के आसपास है एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ, और अगर हम एवरेज नेशनल इनकम की बात करें तो ये लगभग 2 लाख रुपए है। जबकि हम बॉटम 50% की बात करते हैं तो उनकी जो ये आएगी इनकम आएगी, अगर एवरेज परस्पेक्टिव में देखा जाए तो दिस इज़ अराउंड 53,000 ओनली। और टॉप 10% से अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो ये 20 गुना आपका कम है। मतलब टॉप 10% की जो इनकम है वो जितना अर्न कर रहे हैं वो 20 गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉटम 50%। बॉटम 50% और टॉप 10% के बीच में इतना सारा गैप है इनकम को लेके, और वेल्थ को लेके भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गैप है। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये रिपोर्ट हमें बताती है, दिस इज़ अबाउट द मिडिल क्लास। इंडियन जो मिडिल क्लास है वो रिलेटिवली पुअर है विथ एन एवरेज वेल्थ ऑफ 7,23,000, या फिर हम नेशनल इनकम की बात करें तो लगभग 30% नेशनल इनकम इनको एट्रीब्यूट हो रहा है इंडिया के मिडिल क्लास को। इसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं टॉप 10% से, तो उनके पास में 65% शेयर है, जबकि इंडियन मिडिल क्लास के पास केवल 30% है। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडियन मिडिल क्लास रिलेटिवली पुअर ही है अभी भी, और यूरोप के अंदर मिडिल क्लास का थोड़ा सा कंडीशन जो है वो अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन। यूरोप में काफ़ी अच्छी ये कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर के टर्म में, तो यहाँ पे फीमेल का जो शेयर है ग्लोबल लेबर इनकम में, जो भी लेबर से जो इनकम जनरेट हो रही है, वर्क से जो इनकम जनरेट हो रही है, वहाँ पे फीमेल का शेयर कितना है। तो आइडियली तो ये 50% होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो है उनका पॉपुलेशन के अंदर है, लेकिन 50% तो कहीं पे भी नहीं है। मतलब ये इनइक्वालिटी तो हर जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम रीजन वाइज देखेंगे तो ये देखिए रीजन वाइज भी 50% कहीं पे भी नहीं है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इम्प्रूव हुआ है। आप देखेंगे 30% तक हुआ करता था 1990 में, और अभी हम देखेंगे तो ये लगभग 35% हो गया है। मतलब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर इनकम में, वर्क इनकम में, वो बढ़ रहा है। अब यही हम रीज़न वाइज देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे रीज़न हैं, स्पेशली रशिया, सेंट्रल एशिया, ये जो रीज़न है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। और ये ज़्यादा किससे है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा यहाँ पे किसका पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर इनकम का पार्टिसिपेशन है। तो ये थोड़ा सा एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने है कि नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर है। ऑलमोस्ट सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेबर इनकम के अंदर फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बाकी सब जगह ऑलमोस्ट सेम है या फिर बढ़ रहा है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर ये लगभग है 21%। मतलब जो टोटल इनकम है उसके अंदर फीमेल लेबर इनकम का पार्टिसिपेशन 21% है, और 79% किनका है, मैन का है। इंडिया स्पेसिफिक अगर यहाँ पे बात की जाए तो इंडिया के अंदर केवल और केवल 18% है फीमेल लेबर इनकम का शेयर, जो कि एवरेज से भी कम है, एशिया के एवरेज से भी कम है। और इस एशिया के एवरेज में चाइना को हटा रखा है इन्होंने, क्योंकि चाइना का अलग ही डेटा दिया है। तो इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है, क्योंकि फीमेल लेबर इनकम का शेयर केवल 18% है, जबकि हमें इसको 50% तक लेके जाना है। तो अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो इनइक्वालिटी है विद इन कंट्रीज अब बढ़ रही है। पहले क्या होता था, बिटवीन कंट्रीज, काफ़ी सारे देशों के बीच में जो असमानता थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, विद इन अ कंट्री, एक देश के अंदर ही इनइक्वालिटी आपकी बढ़ रही है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसे बताते हुए एक डेटा यहाँ पे रखा गया, गैप बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ टॉप 10% एंड बॉटम 50%। ये जो गैप है इनकम का, ये आपका डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जिस तरह से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ लाई गई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ लाई गई, तो उसकी वजह से उन पॉलिसीज़ की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई उनका बेनिफिट सभी लोग समान रूप से नहीं ले पाए।
और इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको मिला, टॉप 1% को मिला सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट। इसकी वजह से ये जो इनकम और वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटीज़ है ये बड़ी है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। ये स्टार्ट हो जाते हैं मिड 80s से जो डी रेगुलेशन लिबरलाइजेशन पॉलिसीज स्टार्ट हुई उसकी वजह से ये इनकम में और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। ये ग्लोबल लेवल पे ये रिपोर्ट मेंशन कर रही है ना, इंडिया स्पेसिफिक ये मेंशन नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे ऐसा यहाँ पे देखा गया है। इंडिया में भी जब हम एलपीजी रिफॉर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये मेंशन किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन का एक पहलू ये भी है कि इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। या फिर जो बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है वो अपॉर्चुनिटीज़ का इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। जहाँ तक इस रिपोर्ट की बात है, ये कुछ रिकमेंडेशन देती है कि कैसे इन इक्वालिटीज़ को कम किया जा सकता है, कैसे इसे कम कर सकते हैं। तो एक सजेशन यहाँ पे इन्होंने दिया कि प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है मल्टी मिलियनर्स पे। मल्टी मिलियनर मतलब जिनकी जो वेल्थ है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट ऐसा थोड़ा असेसमेंट करती है और कहती है कि लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी वेल्थ जो है 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। अगर इनके ऊपर हम ग्लोबल इफेक्टिव वेल्थ टैक्स लगा देते हैं, केवल और केवल 1.2% का ही टैक्स लगा देते हैं, तो इससे हमें ग्लोबल इनकम जनरेट होगी 2.1% की। और इस इनकम से क्या होगा, इस इनकम से जो क्योंकि टैक्स यहाँ पे लग रहा है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्रिएट होगा, सरकारों के पास ये पैसा आएगा और गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कैसे करती है? बजट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें वेलफेयर पॉलिसी प्रोग्राम है ना, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, पुअर सेक्शन के लिए लाए जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तभी तो ऐसे प्रोग्राम लाए जाएंगे जहाँ पे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सब पे खर्चा किया जा सके। तो ये एक यहाँ पे सजेशन दिया गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है और गवर्नमेंट कितना इफेक्टिवली इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा लास्ट में ये रिपोर्ट इकोलॉजिकल इनइक्वालिटी के बारे में भी बात करती है और ये कहती है कि अगर हम देखें बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल 12% कार्बन फुटप्रिंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब जितने भी कार्बन एमिशन हो रहे हैं, ओके, CO2 एमिशंस हैं, उसमें जो 50% बॉटम 50% पॉपुलेशन है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? केवल 12% है। जबकि टॉप 10% का कंट्रीब्यूशन कितना है? 48% कंट्रीब्यूशन है टॉप 10% का। और यही अगर हम पर कैपिटा एमिशन की बात करते हैं तो पर कैपिटा एमिशन अगर हम देखते हैं तो पर कैपिटा एमिशन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के अंदर पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज़, है ना। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे बॉटम 50% है तो इसका तो निग्लिजिबल ही है, बहुत कम इनके एमिशंस हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था UNFCCC का, वहाँ पे ये पूरा इशू आया था और डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया हो गया, है ना, उन पे ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप अपने CO2 के एमिशन कम करिए, जबकि हमारे तो ऑलरेडी पर कैपिटा एमिशन के हिसाब से बहुत कम है। आपके एमिशन जो है नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और यहाँ पे एमिशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी इस रिपोर्ट को देखा जा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है। इसकी फाइंडिंग्स पे गवर्नमेंट को, ओके, इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट्स हैं सब कंट्री की, उनको और ग्लोबल लेवल पे एक कोऑपरेटिव एक्शन की ज़रूरत है ताकि इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सके। दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। PDF आपको इसका यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्रैक प्रीलिम्स MCQ सीरीज चल रही है जो कल से ही शुरू हुई है। ये आपकी फ्री क्लासेस हैं और इसका जो आज 4 बजे आप मुझे इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक ऑलरेडी यहाँ इस टेलीग्राम पे दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस क्लास के लिए ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा एनुअल प्राइस हाइक आपकी हो रही है, 9 तारीख से आपकी फ़ीस बढ़ने वाली है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली टेक इट बिफोर 9th दिसंबर। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के ये कुछ एडेड बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। ये आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। केवल ऑप्शनल के लिए ये नए बैचेस भी स्टार्ट हैं, इनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। हर संडे ये कॉम्बैट होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।